ज्ञानी ब्राह्मण पूरा साधु जति सती के जोड़े, और इनके सारा धरती थमरी है पर रह गए थोड़े थोड़े। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बिंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों राम राम भाई। आज एक बार फिर स्वागत है पशुपालन पाठशाला में आप सभी का। और आज मुलाकात करवाएंगे आपकी डॉक्टर साधु राम शर्मा जी से, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भाई पशुपालक भाइयों की सेवा की है, पशुओं का इलाज किया है और अब कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब भी फील्ड में क्या सेवा कर रहे हैं, हर एक जानकारी आज डॉक्टर साहब से प्राप्त करेंगे। बार बार स्वागत है पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर साधु राम शर्मा जी का। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका पशुपालन विकास मंच की ओर से अजय बिंद्रोली जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मेरे को ये मौका दिया इस चैनल पे। और हरियाणा प्रदेश जैसे कि विख्यात है कि पहले हम गायन सुनते आए हैं कि जहाँ वो ऐसा देश है जहाँ दूध दही का खाना है। मैंने इस विभाग में जब डिग्री की हिसार से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से 77 में, तो मेरी प्लेसमेंट हो गई थी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में, आनंद हेडक्वार्टर था। लेकिन मैंने शर्त लगाई कि मैं अपने प्रदेश की ही सेवा करूंगा। जो पहली पोस्टिंग थी सर आपकी उस समय, सर क्या एज थी आपकी? सिर्फ 22 साल। अच्छा जी, मात्र 22 साल की उम्र में सर मैं गुजरात गया। उसके बाद मैंने उनको कहा भी मैं हरियाणा में जानता, तो उन्होंने मेरी की पोस्टिंग डेपुटेशन जो है गुड़गांव हेडक्वार्टर बना के हरियाणा में कर दी। उसके बाद फिर मैं हरियाणा गवर्नमेंट ही ज्वाइन करना मैंने प्रेफर किया और मैं 78 में पशुपालन विभाग हरियाणा में ज्वाइन किया और मेरी पहली पोस्टिंग थी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अपना हरियाणा में अगर हम बात करें, हरियाणा में गवर्नमेंट की जॉब में, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब में मैं अम्बाला पोस्टिंग हुई। 2 साल के बाद सरसा में हुई और उसके बाद मैं यहाँ जींद में, जींद जिला यानी हरियाणा सेंटर, और जींद जिसको मुर्रा की बेल्ट कहा जाता है, मेरी रुचि थी क्योंकि जो मैं देख रहा था कि हरियाणा में जहाँ दूध दही का खाना, वो सच्चाई कहाँ तक है। उसके बाद बतौर वेटनरी सर्जन मैंने बहुत लंबी सेवा की। मेरी एज ए वेटनरी सर्जन तो जींद जिले की मैक्सिमम सेवा है 19 साल की। उसके बाद मैंने रोहतक ज़िला में भी मांडोठी काम किया है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जो है सोहना काम किया है, और फिर बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायरमेंट से 9 साल तक लगातार मैंने पंचकुला इस विभाग की जिम्मेवारी संभालते हुए कार्य किया है। लेकिन मेरा किसानों से यानी फार्मर्स से हमेशा लिंक बना रहा है। विभाग की तरफ से जब भी कोई विभाग की कोई बीमारी का आउटब्रेक होता था तो तकरीबन विभाग मेरे को ही वहाँ पर भेजता था कि ऐसी बीमारी आप जाकर देखिए। तो उस करके मेरा यूनिवर्सिटी से भी लिंक रहता रहा और उन बीमारियों से को मैं कंट्रोल करने में सक्षम रहा हमेशा। पशुओं को मैंने यानी ठीक भी किया और पशुपालकों को संतुष्ट किया। खून पिए इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध हो की नहीं दे रही। क्यों सोम हो रही है? बाबू छो में क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। क्या बात होगी ताऊ मेरे संगे? बताऊं जी, इस भैंस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई दो, मैं बता दूं। हाँ भाई, ईब लाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्रीडाइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मुन्ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्रीडाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। रिटायर हुए तो कौन से पद से आप सेवानिवृत्त हुए थे? पशुपालन एवं डेयरी विभाग का जो मुख्यालय पंचकुला, वहाँ से मैं ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट रिटायर हुआ। आज जो फील्ड में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पशुपालकों में इस भैंस पालन के बारे में, क्या टोटल दूध जो पशु है, चाहे गाय है चाहे भैंस है, उसके लिए अब रुचि कम हो गई है। और ज़्यादातर बीमारियां जो उनको, किसानों को जो तंग कर रही हैं, वो है थनों की ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, शरीर को फूल दिखाने की, जिसको हम कहते हैं वेजाइना का प्रोलैप्स है या यूट्रस का प्रोलैप्स है। अगर वो ब्याह जाती है तो उसके बाद जेरनी सब टाइम पे डालती है, उसके बाद जोर लगाना शुरू कर देती है। और तीसरा ये है कि वो जब ब्याहने के बाद जो है ना, बहुत दिनों के बाद हीट में आती है। तो यानी प्रजनन से संबंधित जो बीमारियां हैं, रिप्रोडक्शन से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनका बहुत ज़्यादा संख्या में यानी वृद्धि होती जा रही है। हालांकि निरंतर जैसे सरकार कोशिश कर रही है, विभाग भी कोशिश कर रहा है, संस्थाएं बहुत बन गई हैं, डॉक्टर्स बहुत बन गए हैं, लेकिन पशुपालकों में अभी तक वो अवेयरनेस नहीं है कि एक स्किल्ड डॉक्टर से हम उसका इलाज करवाएं। तो ऊपर एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं। एक छोटी स्टेट है लेकिन वो पंजाब से भी ज़्यादा, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा, मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा इसके जो है यूज ऑफ मेडिसिन इन वेटनरी प्रोफेशन इज़ मैक्सिमम।
ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और वो किसकी जेब से जा रहा है? किसानों की जेब से जा रहा है। हमारा जो खान पान है, चाहे हमारा भी है चाहे पशुओं का भी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आज यूरिया है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी और हमारे पशुओं के अंदर आता जा रहा है। उसका जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो भी हम चारा खुराक जो देते हैं उनमें उनको जो प्रॉपर संतुलित आहार नहीं मिल पाता। ज़मीन में ज़्यादा उत्पादकता हम लेने लगे हैं, ज़मीन में मिनरल्स की कमी हो गई है, विटामिन्स की कमी हो गई है। वही चारा हम पशुओं को डालते हैं तो उनको कैसे विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे? तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम किसानों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम पशुओं को खिला क्या रहे हैं। अगर हम प्रॉपर उसको संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी नहीं। रिकवरी करने के लिए सर जो ये अपना खनिज मिश्रण का कई बार जिक्र आता है। आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, आप तो अजय जी बहुत ही समझदार हैं, पशुपालक बहुत ही पशुपालक रहे होंगे तो इस करके ये सारी बातें जानते हैं। तो जब तक हम उनको रेडीमेड खनिज मिश्रण नहीं देंगे, और खनिज मिश्रण भी वो विशेष तौर से जो ट्रेस मिनरल्स हैं जो प्रजनन अक्षमता बढ़ाते हैं, सरकार का प्रयास यही है कि कैसे किसानों की आमदनी दुगनी हो। तो हम खेती में किसान नहीं हैं, जब तक हम उसको साइड बिजनेस, और पशुपालन तो खेती वालों का एक किस्म से मदर उसकी एक साथ है, जैसे चोली और दामन का साथ कहते हैं। तो पशुपालन में जब तक हम स्किलफुल नहीं होंगे, जब तक हम नई टेक्निक का प्रयोग नहीं करेंगे और उसके जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे तरीके से एक टेक्निकल तरीके से नहीं अपनाएंगे, तो पशुपालन का जो धंधा है वो लाभ की बजाय नुकसान में ज़्यादा जाता रहेगा। मैसेज आप ज़रूर पशुपालक भाइयों को दो कि ये जो भी कैंप लगते हैं ये उनके लिए ज्वाइन करना, अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें जो ये बातें बताई जाती हैं उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये चीज़ ज़रूर वो है ही किसानों के लिए, और किसानों को तो ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना चाहिए। जब तक हम वो अवेयरनेस कैंप जो है एक किस्म से किसानों को जागृत करने के लिए है, अगर वो अटेंड नहीं करेंगे तो उनमें जागृति कैसे आएगी, उनमें वो स्किल कैसे आएगी? बात करूँगा हमारी बहनों का, उन माताओं का जो पशुपालन के धंधे में लगी हुई है। युवाओं के सारे तो पशुपालन रख ही नहीं सकते, सारे गांव में पशुपालन का काम ही हमारी बहनें करती हैं, माताएं करती हैं। और एक चीज़ बताई डॉक्टर साहब ने कि उज्जैना में जो कैंप लगा था उसमें किसानों ने रुचि लेकर सवाल पूछी। अगर आप भी अटेंड करते हैं कैंप तो उसमें शर्माने की या डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी बीमारी से आप परेशान है तो डॉक्टर साहब से आप पूछें, आपको एक अच्छा सुझाव डॉक्टर साहब देंगे जी। हाँ, और ऐसे भी नहीं, जो अगर किसी पशु चिकित्सक से गाँव वाले कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसको बल्कि खुशी होती है कि मैं मेरे इलाके के लोगों में इतनी जागृति आ रही है, इतना वो ध्यान रखते हैं, तो इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। इसलिए जितना आप उनसे प्रश्न पूछेंगे इतने खुश होंगे, और उनको भी एक किस्म से इतनी रुचि होती है कि मेरे पशुपालक अगर इतने अवेयर हैं तो मुझे भी इस तरह के कैंप और लगाने चाहिए। उनको भी फिर प्रोत्साहन मिलता है, एक किस्म से अंदरूनी रुचि बढ़ती है कि इस तरह के अवेयरनेस कैंपों से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये बढ़िया जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने, और एक बार फिर हमारी तरफ से धन्यवाद है, पशुपालक भाइयों की तरफ से धन्यवाद है जो आपने अपने विचार साझा किए। तो सर अब गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इस मौसम में किस तरह की जो बीमारी हैं उनका सामना करना पड़ता है पशुपालक भाइयों को, और उनका क्या बचाव होता है, किस तरह का डाइट प्लान देना चाहिए, एक बार इन बातों के बारे में प्लीज़ ज़रूर बताएं। ब्याने के टाइम भैंसों को आमतौर से दिक्कत होती है कि वो फूल दिखाने लग गई, तो जैसे मैंने बताया कि उसको कैल्शियम ब्याने से 10 दिन पहले ही लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में खनिज मिश्रण के रूप में देना चाहिए। उसको बांधने की जगह ऐसी हो कि वो बैठते समय उसका जो पीछा हिस्सा है ऊंचे पे हो। और दूसरा जो आज मैं देख रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है कि ब्याने के बाद थनों की बीमारियाँ बहुत निकलती हैं। जो हमारे व्यापारी हैं, जो भैंस खरीदने वाले, वो मैक्सिमम नुकसान कर रहे हैं भैंसों का। खरीदने से पहले अपनी तसल्ली के लिए उसका दूध निकाल के देखते हैं कि ब्याने से पहले कभी भी थन की सील को, जो प्राकृतिक सील है, उसको नहीं खोलना। अगर वो आपने सील खोल दी तो उसको इन्फेक्शन कैच करने की जो संभावना वो बढ़ जाएगी। गिर गिराने वाली बीमारी की सावधानी रखने की आवश्यकता है, और थनेला को रोकने के लिए ब्याने से पहले आपने वो नहीं छोड़ना, मिल्किंग नहीं करनी। टीटी है जो मृत्यु दर है वो दस्तों की वजह से, और दस्त भी सफ़ेद रंग के, उनको हम वाइट स्कोर्स बोलते हैं, सफ़ेद रंग के। और किसान भाई क्या सोचते हैं कि जी ये तो दूध ज़्यादा चुंगा दिया इसलिए दूध यूँ कहीं आने लग गया। इन्फेक्शन रोकने के लिए 3 दिन तक लगातार एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। कई बार क्या करते हैं कि बच्चा मर भी गया तो बेचने के लिए क्या करते हैं, दूसरा कटरू लगा देते हैं उसके साथ।
हैं तो भाई ये तो हमारे इतने दिन का है। तो इस तरह की झूठ जो है ना, झूठ कभी भी फलती नहीं है, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा जो है इन्फेक्शन, जो 2 बीमारी बताई थी, कि विभाग भी कोशिश कर रहा है कि किसान भाइयों को हमेशा ये रखना चाहिए कि जो भी टीके लगते हैं बचाव के लिए, इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, वो ज़रूर लगवाएं। उनसे किसी तरह का भी कोई दूध की उत्पादकता में या पशु के शरीर में कोई तरह का विकार नहीं आता। अगर थोड़ा विकार आता है वो कुछ दिन के लिए आता है, कुछ दिन उसको थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक गोलियां दे दो और धीरे धीरे 5-6 दिन में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 1 साल तक बीमारी से बचत रह जाएगी। अपने पशुओं की देखरेख के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए और अपनी आमदनी का जरिया ज़्यादा करने के लिए पशुपालन में विशेष तौर से, आजकल पोल्ट्री तो एक उद्योग हो गया है, दूध का ही पशु है, यानी दूध डेयरी में अगर ज़्यादा मुनाफा लेना तो इन बातों पर ध्यान पर रखते हुए, और जो सरकार की जितनी स्कीमें हैं, जो विशेष तौर से जो जागृति कैंप लगाते हैं डॉक्टर लोग, उनको ज़रूर अटेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको बातों को सुनें, ध्यान में लाएँ, प्रैक्टिकल में लाएँ, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है वो यही होता है कि भाई पशुपालक भाई किसी कारण से इन जानकारियों से आप वंचित रह जाते हैं तो आपके पशु को नुकसान होता है और आप घाटे की तरफ चले जाते हैं। तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखें। पशुपालन पाठशाला हमने इसीलिए शुरुआत की है इस एपिसोड की कि हमारे जो जाने माने डॉक्टर रहे हैं, जैसे सर ने भी अपना जो सारा अनुभव आपको बताया। एक आध जो ऐसी बीमारी जो आप अपने हिसाब से विशेष मानते हो कि ये भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है पशु के लिए, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं सर। मैंने अपनी सारे करियर में हाथ से भैंस की जेर नहीं निकाली। डॉक्टरों से कई बार मजबूरी हो जाती है, डॉक्टर को आप बाध्य मत करें किसान भाई कि भाई इसको हाथ से निकालें, वो जेर रुक क्यों गई उसका इलाज करवाएं। और उसका एक किसानों को भी ध्यान देने की बात है कि भैंस की जितनी जेर बाहर लटकती है उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। अगर आप ध्यान देंगे, इन्फेक्शन होता है वो जब ज़मीन पर टिकती है। आप ज़मीन में टिकने का उसका बीच का कनेक्शन तोड़ दो, जितनी लटकती है उसको काट दो और ज़मीन पर ना लगे तो इन्फेक्शन नहीं होती। काटने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए एक बार ये कैंची से, या वैसे भी खींच के तोड़ दो या कैंची से काट दो। यानी आप कोशिश करें कि 2 डंडे लेकर उसको थोड़ा बंट देकर धीरे धीरे खींचें, आ जाएगी। इसलिए ये पशुपालकों को विशेष ध्यान देने की बात है भाइयों को कि जब जेर भैंस नहीं डालती है तो उसको ज़मीन से, फर्श से, बाहर के कीटाणुओं से उसका कॉन्टैक्ट मत होने दो, तो अंदर इन्फेक्शन जाएगी नहीं। ये प्रोफाइलैक्सिस का ध्यान रखें। तो इसलिए धार निकालने के बाद काटरू को बांध दो और साफ पानी के छिंटे थनके लगा दो, चाहे पशु कहीं बैठे, फिर इन्फेक्शन नहीं होगी। तो ज़्यादा इन्फेक्शन जो थनों की हो रही है वो इस करके भी होती है कि हम धार निकालने के बाद थन को धोते नहीं हैं साफ पानी से। तो ये भी ध्यान रखें। तो ये 2 बीमारी कंट्रोल होगी तो पशुपालकों की रुचि बनी रहेगी। नहीं तो कई बारों को तो बेचारे कहें जी हम तो जो भी पशु खरीदा उसका थन खत्म हो गया और वो बेचारे खरीदना ही छोड़ देते हैं, बिला जी मोल ही ले लेंगे। तो इस करके हमारे इस पशु में विशेषतर जागृति नहीं है, उनमें अवेयरनेस नहीं है, ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के वंश ही पशुपालन के जो प्रचलन है वो कम होता जा रहा है। और इसमें अगर उन अवेयरनेस देंगे, मैं तो अपने पशु चिकित्सक भाइयों से भी कहूँगा कि ये मैक्सिमम अवेयरनेस देते रहें, लोगों को समझाते रहें, और ताकि उनमें रुचि बनी रहे। बीमारियाँ कम होंगी तो पशु को रखेंगे, बीमारियाँ इसी तरह से ज़्यादा आती रहेंगी तो पशु रखना छोड़ देंगे। तो ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भाई देखिए, ये छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बातें सर ने आपको बताई है। ऐसे ही हर एपिसोड में, पशुपालन पाठशाला के एपिसोड में आपको ऐसी ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे। तो आप पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर किसी बीमारी से आप परेशान हैं तो आप पूछ सकते हैं, और डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर हम विजिट करेंगे उस बीमारी के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार अपना फ़ोन नंबर और बता दें सर, अगर फ़ोन के माध्यम से कोई भी पशुपालक भाई जानकारी चाहे तो। हमारी सलाह लेने के लिए फ़ोन आते रहते हैं। तो मेरा फ़ोन नंबर बड़ा आसान है, नोट कर लीजिए आप, 9416100066। कभी भी किसी टाइम फ़ोन करें, मैं हर भाई को जवाब देता हूँ। किसानों से मैं बात करके बहुत खुश होता हूँ। ये मेरी शुरू रुचि, क्यों बेसिकली मैं किसान ही हूँ, ऐसे परिवार से हूँ। तो सर ने भाई बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत अच्छा जो है इनका स्वभाव है कि भाई किसी भी समय आप फ़ोन करें और आपको एक अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर का पशुपालक भाइयों की तरफ से, पशुपालन विकास मंच की तरफ से। नमस्कार सर। थैंक यू अजय भाई।